हमारे साथ में जो एक्सपर्ट्स हैं वो जुड़ चुके हैं। डॉक्टर स्वतंत्र कुमार फॉरेन एक्सपर्ट हैं हमारे साथ में सर जुड़े हुए हैं। रिटायर्ड विंग कमांडर आलोक सहाय सर डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले स्वतंत्र कुमार सर, जिस तरीके से भारत में भी हलचल अब देखिए बढ़ गई है, पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं, हालांकि निगरानी पहले से ही रखी जा रही थी, बैठकों का सिलसिला हमने देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री ने 4 घंटे लंबी बैठक की और पेट्रोलियम मिनिस्टर के साथ बातचीत की, आदेश दिया तेल आपूर्ति को लेकर, गैस को लेकर किसी प्रकार की किल्लत नहीं होनी चाहिए। अब रक्षा मंत्री बैठक कर रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है सर? भारत किस तरीके से इस सिचुएशन से निपटने की तैयारी अपनी कर रहा है? देखिए, भारत का रुख इस सारे मामले में बहुत ही सराहनीय रहा है और सराहनीय इसलिए रहा है, उसकी वजह है। देखिए, आज की तारीख में दुनिया में जो माहौल है उसमें न्यूट्रल रहना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपको इन्वॉल्व कर लेता है अपनी लड़ाई में। भारत सारे मामले में न्यूट्रल रहा है और न्यूट्रल रहने का फायदा ये है कि आपकी एनर्जी की जो जरूरतें हैं वो आप लगभग हर सोर्स से ले सकते हैं जहां से आपको अवेलेबल हो। तो भारत ने वैसा किया है। भारत के लिए ईरान का रास्ता भी खुला है, अमेरिका का रास्ता भी खुला है, रशिया का रास्ता भी खुला है, मिडल ईस्ट पूरा ओपन है, सिर्फ इसलिए कि भारत ने कोई पार्टीबंदी नहीं की। तो ये बहुत अच्छी विदेश नीति है जिसका फल हमें मिल रहा है। और मुझे लगता है जिस तरह सरकार काम कर रही है, इसके साथ हमारी एनर्जी सिक्योरिटी डेफिनेटली एंश्योर्ड रहेगी लंबे समय तक। और हमारे अच्छे खासे डिपॉजिट्स भी हैं जहां पे क्रूड ऑयल और गैसेस को रखा जाता है। तो मुझे लग रहा है कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है इस मामले में। बिल्कुल ठीक है। सहाय सर, आपका क्या टेक है जिस तरीके से भारत की डिप्लोमेसी भी इस मामले में देखी गई है? कतर के भी जो राष्ट्रपति, माफ कीजिएगा, ईरान के राष्ट्रपति से, पेजेश्कियान से भी लगातार बातचीत जारी है, नेतन्याहू से भी अच्छे संबंध रहे हैं, अमेरिका से भी, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो टैंकर्स हैं वो हमारे निकल कर आए भी हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। तो ये डिप्लोमेसी किस तरफ जा रही है? और जंग तो खत्म होती दिख नहीं रही है, हालात और बिगड़ने वाले हैं जिससे असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा, तो भारत पर भी जाहिर असर पड़ेगा। उसकी कैसी तैयारी की जा रही है सर? देखिए, जंग अगर खत्म नहीं होता है, जिसकी संभावना है कि जल्दी खत्म होता दिख नहीं रहा है, तो बहुत ही बड़ा तेल का संकट आने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। तेल और एलएनजी का संकट आएगा। तेल की तो उतनी ज्यादा संकट भारत को नहीं होगी, लेकिन भारत में एलएनजी की शॉर्टेज हो सकती है। और पूरे विश्व में देखिए, अब ऑयल रिजर्व्स को यूज करने की बात हो रही है। एक इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है जो रेगुलेट करती है, जिसमें करीब 32 देश हैं। ये 32 देश ना, इन्होंने एक पॉलिसी के तहत ऑयल रिजर्व्स रखा हुआ है विभिन्न देशों में, जो कुल मिलाकर के 1.2 बिलियन बैरल है। तो उसमें से 11 मार्च को ये निर्णय लिया गया कि करीब 400 मिलियन बैरल जो है वो उसको रिलीज किया जाए। तो कई देश, जिसमें अभी आपने सुना कि आज खबरें आ रही कि जापान भी रिलीज कर रहा है, ये भी उसी नीति के तहत है। तो भारत में भी ऑयल रिजर्व्स है। जैसे भारत ने 24.7 मिलियन बैरल्स का रिजर्व रखा हुआ है। इसके साथ साथ हमारे पास 74 डेज का स्टोरेज रहता है। तो इसलिए हमारे पास कुछ नहीं है अभी। और ऑयल की उतनी दिक्कत तो बिल्कुल नहीं होगी, मुझे भी लग रहा है, क्योंकि हमारे पास ऑयल के दूसरे भी चैनल्स खुल गए हैं। रूस से हमने अनरिस्ट्रिक्टेड ऑयल लेना शुरू कर दिया है। एलएनजी के लिए भारत को अभी थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ेगी, नए रिसोर्सेज, नए चैनल्स खोलने के लिए। कुल मिलाकर के भारत सरकार ने एक बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है कि बहुत ही समय रहते इन्होंने विभिन्न विभागों में अपने एक कमिटीज बना दी हैं जो डे टू डे इन चीजों को मॉनिटर करे और उस पर सक्षम तरीके से निर्णय ले। और सरकारी नेतृत्व की जहां तक बात है, इसमें कोई शक नहीं है कि भारत ने विश्व राजनीति में इन झगड़े वाले देशों के साथ में एक इस तरह से न्यूट्रल स्टैंड बना कर रखा है और दोनों पक्षों से एक अच्छा संबंध बना कर रखा है, जिसका फायदा भारत को मिल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सर, जैसा आपने कहा कि जो डिप्लोमेटिक संबंध यहां पर बनाए गए उसका फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन स्वतंत्र कुमार सर, जिस तरीके के हालात अभी हैं, अमेरिका ने 5 दिनों तक ऊर्जा संयंत्रों पर हमला करने से खुद को रोका है, इस तरीके की टिप्पणी डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पर की है, और यह भी कहा है कि ईरान से हमारी सकारात्मक बातचीत जारी है। लेकिन सवाल यही खड़ा हुआ कि ईरान ने साफ इनकार किया कि भाई हमारी तो किसी से कोई बातचीत हुई नहीं है और जंग जारी रहेगी, लंबे समय तक हम खींच सकते हैं। तो अमेरिका अब समझ नहीं पा रहा है कि उसे सेफ पैसेज मिले कैसे, वो निकले कैसे, या फिर वो फंड्स की कमी है जो अपनी ही पार्टी उसकी कहीं ना कहीं समर्थन करती हुई ट्रंप का नजर नहीं आ रही है। माजरा है क्या ट्रंप के बैकफुट पर आने का? देखिए, ट्रंप साहब जिस तरह से इन्होंने वॉर में एंट्री ली थी, वो बड़ी
कह सकते हैं आप ग्लोरीफाइड तरीके से उन्होंने एंट्री ली थी और उन्होंने अज्यूम किया था कि वो 4 दिन में ईरान को खत्म कर देंगे। लेकिन आप बहुत सारे सोर्सेज से सुनते होंगे कि ईरान को खत्म करना इतना आसान नहीं है। वजह ये, अब तो वो और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया, क्योंकि जो डे 1 पे उन्होंने सारी की सारी लीडरशिप खत्म कर दी, उसके बाद उनके ईरानियन रिपब्लिकन गार्ड्स ऑलमोस्ट ऑटोनॉमी पे काम कर रहे हैं। वहां पे 31 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं और सारे 31 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स अपने लेवल पे काम कर रहे हैं। तो बहुत उसमें फ्रेगमेंटेशन हो गया। तो वहां पे अब कोई यूनिटी ऑफ कमांड नहीं है। तो यूनिटी ऑफ कमांड नहीं होने की स्थिति में जो डिसीजंस हैं वो भी सारे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो सिचुएशन बहुत आसान नहीं है अमेरिका के लिए। और देखिए, जो हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो कल किया है, उसके पीछे बहुत सारे स्पेकुलेशंस चल रहे हैं। एक बहुत बड़ा, सबसे बड़ा स्पेकुलेशन ये है कि क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस बढ़ रहे थे, देखिए जब आप स्टॉक मार्केट्स में ट्रेड करते हैं, क्रूड ऑयल पे भी ट्रेडिंग होती है डेरिवेटिव्स में, जब आप ट्रेड करते हैं तो भाव ऊपर जाते हैं, वो उसको कहते हैं आप लॉन्ग, जब आप खरीद के रखते हैं वो लॉन्ग करते हैं, और जब गिराते हैं तो उसे शॉर्ट करते हैं। तो हो सकता है उनके जो सहयोगी हों अमेरिका में, उन्होंने शॉर्ट पोजीशंस ले रखी हो क्रूड पे, और उन्हें पता है कि उनका एक स्टेटमेंट बहुत कुछ बदल सकता है। तो उनके स्टेटमेंट के बाद 10% क्रूड ऑयल गिर गया, अमेरिकन मार्केट 7-8% चढ़ गए। मैं खुद अमेरिकन मार्केट में ट्रेड करता हूं, मेरा पोर्टफोलियो कल 7% ऊपर था। उसके बाद रात में ही ईरान ने डिनाई कर दिया कि भी इस तरह का कुछ भी नहीं है, हमारी कोई बात नहीं चल रही यूएस के साथ, और इवन उसके एस्टेब्लिशमेंट्स पे अटैक्स भी हुए हैं कल भी। तो सुबह तक ये हुआ कि क्रूड फिर से 4% ऊपर है। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं स्पेकुलेशन बहुत चल रहा है स्टॉक मार्केट्स में, वहां पे बहुत बड़ा पैसा दाव पे लगता है। और मुझे लगता है कि आप देर सवेर ये समझेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप साहब उसमें भी इन्वॉल्व हैं जी। तो मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा सेंसिबल डिप्लोमेटिक मूव्स होते हैं उनके। पूरी दुनिया इस बात को समझती है और उसी की परिणति है जो आपको दिख रही है। ये वॉर बहुत जल्दी खत्म नहीं होने वाली, जैसा साहे साहब कह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ईरान अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहा है और इतनी आसानी से वो छोड़ेगा नहीं, और उसे सपोर्ट भी है चाइना और रशिया का। बिल्कुल सर, जैसा आपने कहा कि ईरान अब अपनी सर्वाइवल की या कहीं ना कहीं जिंदा रहने की लड़ाई लड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके के हालात है खोने के लिए कुछ है नहीं फिलहाल उसके पास। सहाय सर, लेकिन यहाँ पर जैसा पहले स्वतंत्र सर ने कहा कि बहुत ग्लोरीफाइड तरीके से बहुत ही बड़े बड़े दावे करते हुए डोनाल्ड ट्रंप आए थे इस जंग में और कहा था कि 4 दिन में सब खत्म कर देंगे, ईरान को घुटनों पर ला देंगे। और अभी भी वो तो ये कह रहा है कि इनके पास सब खत्म हो चुका है, हथियार खत्म हो चुके हैं और ये बस सरेंडर करने के मोड में कभी भी आ सकते हैं। लेकिन सर, क्या एक ऐसा देश जो खुद को सुपर पावर कहता है और ईरान एक ऐसा देश जो अपने सर्वाइवल के लिए अभी जंग लड़ रहा है, इसमें ईरान का पलड़ा क्या भारी दिख रहा है आपको? जिस तरीके के हालात अभी हैं कि वो अपनी पहले दिन की बात से और आज भी 25 दिन बाद भी वो लगातार टिका हुआ है इस बात पर। सर माफ कीजिएगा, दोबारा